Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with the session on ND1 2022 Mathematics Set A Paper Solving. इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 जो कि बेस्ड है कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स के ऊपर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड मैं बोलूंगी क्योंकि इसका सिमिलर क्वेश्चन आया था पिछले 2021 एग्जाम में और वहां पे सिंगलटन 4 की जगह पे सिंगलटन 3 आया था। तो समझ रहे हो ना क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपके इंडिया एग्जाम में। प्रीवियस ईयर्स आप जितना अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, जितने लास्ट 10 ईयर्स या तो लास्ट 5 ईयर्स के मैं बोलूंगी पेपर्स अगर आप सॉल्व करते हो, यू विल अंडरस्टैंड बेटर द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस दैट एनडीए इज एक्सपेक्टिंग, द यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फॉर यू। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है 41 क्वेश्चन? कंसिडर ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए। ऑल द सबसेट्स कंसिडर करो और बताओ कि हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट्स ऑफ द सेट कंटेनिंग सिंगलटन 4। हमें ढूंढने हैं सुपर सेट्स ऑफ सिंगलटन 4। अभी सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट वो होता है जो गिवन सेट के एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है। अभी गिवन सेट में क्या है? गिवन सेट में हमारे पास है एक ही एलिमेंट जो कि 4। तो अभी 4 कंटेन करने वाले हमें सेट्स बनाने जो कि सबसेट्स है और कहलाएंगे सुपर सेट्स ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, तो वो तो क्या हो सकते बता दो फिर फटाफट से। सुपर सेट्स का मैं यहाँ पे लिस्ट बना देती हूँ आपके लिए। सुपर सेट्स, पहला सुपर सेट क्या होगा? सिंगलटन 4। दूसरा दो दो एलिमेंट वाला 1,4, या तो बोल सकते 2,4, या तो बोल सकते 3,4, है कि नहीं? तीन तीन एलिमेंट का बना 1 2 4, या तो 1 3 4 बना सकते हैं, या तो बना सकते हैं 2 3 4, और बना सकते हैं 4 एलिमेंट्स वाला सेट इटसेल्फ। तो टोटल कितने आए बताओ दो यहाँ पे? ये आए ये 4 और ये 4। सो टोटल सुपर सेट्स हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? टोटल सुपर सेट्स हमें मिल रहे हैं 8। तो इसका आंसर क्या हो गया फिर? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि सिंपल सेट के डेफिनेशन के ऊपर था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। पहला स्टेटमेंट बोल रहा कि अगर x a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि x a का भी एलिमेंट नहीं है और b का भी एलिमेंट नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है अगर x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है तो ये इंप्लाई करेगा कि x एलिमेंट ऑफ नॉट a, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। अभी नाउ लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। अभी आप पहला स्टेटमेंट अगर कंसिडर करते हो और बोलते हो x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। अभी इसका मतलब क्या हो रहा कि x ना तो a में है ना तो b में है। यहाँ पे और नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि और बोलूंगी तो फिर से अगर a में नहीं तो b में होने की चांसेस है, b में नहीं तो a में होने की चांसेस है। बट जब हमें पता है कि x डज नॉट बिलोंग टू यूनियन a ऑफ b, मतलब x ना ही a का पार्ट है और मतलब एंड यहाँ पे बोलेंगे एंड ना ही b का पार्ट है। तो ये इम्प्लाई क्या करना चाहिए था? x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। बट इन्होंने क्या बोल के रखा? और बोला, तो इसलिए रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है एक बार देख लो। वो बोल रहा है कि अगर x डज नॉट बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b, अगर x a इंटरसेक्शन b में नहीं आता इसका मतलब x या तो a में आ सकता या तो b में आ सकता ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में नहीं आना इसका मतलब दोनों में कॉमन नहीं है इसलिए नहीं आना, बट किसी एक में हो सकता है ना। तो x डज नॉट बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b, ये क्या इंप्लाई करता है? x डज नॉट बिलोंग टू a और बोल सकते हैं यहाँ पे और, क्योंकि और हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है इसका मतलब दोनों में नहीं है, वो तो बात सही है, बट एक में हो सकता है ना, वो भी तो चांस है कि नहीं? तो इसीलिए जब भी x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हम बोलेंगे x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू क्या बोलेंगे? बी। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो यहाँ पे देखो बंदों ने क्या बोला? एंड बोला, यहाँ पे क्या आना चाहिए? और। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हो गया रॉन्ग। समझ में आ गई ना? तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्लियर है बात? अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 43 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। पहला स्टेटमेंट बोल रहा कि ए यूनियन बी को हम ए इंटरसेक्शन बी के बराबर बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। सही बात है। ए डेल्टा बी क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज एम्प्टी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। फाइंड आउट व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखो ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आप बोल रहे हो, इसका मतलब ये ए यूनियन बी की वेन डायग्राम और ये होती है ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम। अगर ये बराबर है, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या बोलूँ? तो मैं बोलूँ कि ये दोनों सेट ओवरलैप करते हैं, यहाँ पे ए इक्वल टू बी है
तो ये वन वे, तो दिस इज इम्प्लाइंग दैट ए इक्वल टू बी। समझ में आ रहा? नाउ इफ ए इक्वल टू बी, तो ए यूनियन बी ए हो गया, ए इंटरसेक्शन बी भी ए हो गया। तो कैसे भी मैं बोल सकती हूँ कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो अदर वे में भी ट्रू हो गया कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझ रहे हो ना आप? इफ एंड ओनली इफ का मतलब दो वे में आपको प्रूव करना है। अगर आप बोलते हो कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, देन यू शैल प्रूव दैट ए इक्वल टू बी। अगर आप बोलते हो ए इक्वल टू बी है, तो आपको बताना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। मैंने दोनों तरफ से आपको प्रूव करके बता दिया। तो स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट है सही। What about the second statement? Asymmetric difference B। अभी मुझे बताओ एक बार, asymmetric difference B क्या होता है? Asymmetric difference B डिफाइन होता है A माइनस बी यूनियन B माइनस A। अभी बंदा बोल रहा कि एम्प्टी है। अभी यूनियन एम्प्टी कब होगा? यूनियन एम्प्टी कब होगा? जब ये भी एम्प्टी है और ए भी एम्प्टी है, तभी तो एम्प्टी होगा ना। यूनियन मतलब देखो सभी एलिमेंट्स आते हैं, जब दोनों सेट्स एम्प्टी है तभी उनका यूनियन क्या होता है? एम्प्टी। तो मैं यहाँ पे बोल दूं कि A माइनस बी भी एम्प्टी है, बी माइनस ए भी एम्प्टी है। अभी ये दोनों एम्प्टी है, तो ये तो बता दे रहे ना क्लियरली कि ए इक्वल टू बी है, क्योंकि ए माइनस बी एम्प्टी मतलब ए और बी दोनों इक्वल है, तभी तो उनका डिफरेंस क्या है? एम्प्टी। तो ये भी आप दो वे से प्रूव कर सकते हो। इसको आप एम्प्टी मान लो, ये हमने प्रूव किया। अगर मैं ये इक्वल टू मानती हूँ तो ए माइनस बी एम्प्टी, बी माइनस एम्प्टी, तो उसका यूनियन भी एम्प्टी। तो ये भी ऐसे भी ट्रू है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया ना? सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ओके है बात। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है रिलेशन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन आर in the set n, which is a set of natural numbers defined by x r y as x square minus 5xy plus 4y square equal to 0। तो ये रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है। तो हमें पता करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। अभी स्टेटमेंट्स क्या बोलते हैं? आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। तो हमें बात तो उसी की करनी है, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी एंड सिमेट्रिक की। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो मैं जब बोल रही हूँ कि एक्स आर एक्स, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू एक्स प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि बोल रहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि बोल रहा 0 इक्वल टू 0। तो दिस इज वेरीफाइंग दैट आर इज रिफ्लेक्सिव है, तो क्लियरली रिफ्लेक्सिव है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा? सिमेट्रिक है क्या? अगर मैं एक्स आर वाई बोलती हूँ, तो मुझे ये बोल रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। बट वाई आर एक्स क्या दे रहा? वाई आर एक्स हमें दे रहा वाई स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4x स्क्वायर दे रहा, बट ये 0 है। मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। समझ में आ रही ना बात? तो डेफिनेशन चेंज हो जा रही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे वाई स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा था, ये इक्वेशन चेंज हो जा रही है ना? तो इक्वल टू 0 मिलेगी, संभावना है भी नहीं भी, तो हम ये जनरली बोल नहीं सकते। तो इसीलिए क्या हुआ? ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अभी क्लियरली आप बोल सकते हो कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि इक्वेशन क्या हो जाता? चेंज हो जाता है ना? तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्लियरली मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ, फिर इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए है, क्योंकि ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है बात? अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि फिर से रिलेशन के ऊपर है। ये पेपर बहुत अच्छा था, इसमें एक भी टॉपिक छूटा नहीं। रिलेशन पे भी 2 क्वेश्चन आए थे, जो कि स्टैंडर्ड डिफाइंड है पेपर का, है ना? अच्छा पेपर बनाया था इस बार का। तो 45 क्वेश्चन है हमारा रिफ्लेक्सिव के सिंपल प्रॉपर्टीज के ऊपर। कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा कि आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव, सही बात है। आर अगर सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स भी सिमेट्रिक, सही बात है। आर अगर ट्रांजिटिव है तो आर इनवर्स भी, सही बात है। क्योंकि आपने पढ़ के रखा, आपने क्या पढ़ा कि आर अगर रिलेशन है set of all a comma b such that a relates to b with certain definition, then r inverse में क्या एलिमेंट्स आते हैं? b comma a such that b r inverse a, ऐसे ही लिखते हैं ना आप? तो अगर ये बंदा रिफ्लेक्सिव आर, तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होना ही है। अगर आर सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स भी सिमेट्रिक होना ही है। आर अगर ट्रांजिटिव है तो आर इनवर्स भी ट्रांजिटिव होना ही है। तो ये बाय डेफिनेशंस मैं बता दूंगी कि सही है, कि देयरफॉर all the 3 statements are correct, so option D is correct for this particular question। ठीक है, आप चाहे तो एक एग्जाम्पल बना के ये वेरीफाई कर सकते हो स्टेटमेंट्स। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46, जो कि है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमें ढूंढना है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1/1 प्लस r, जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय कॉन्जुगेशन से, है ना? न्यूमरेटर क्या आएगा? 1 माइनस i, डिनोमिनेटर क्या आएगा? 2।
तो ये हमें दे रहा है हाफ प्लस माइनस हाफ टाइम्स आयोटा। तो हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हम थीटा निकाल लेंगे, जो कि निकालते हैं फॉर्मूले से tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y अपॉन x करके। यहाँ पे y क्या दिख रहा है आपको, माइनस हाफ, x क्या दिख रहा है आपको, हाफ। तो मॉडुलस ले रहे तो प्लस हो गया, वो tan इनवर्स ऑफ 1 आया, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना था, π/4। अभी ये हो गया थीटा, बट हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हाफ कॉमा माइनस हाफ, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, हाफ कॉमा माइनस हाफ, ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें पता है जब एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, तो ये जो है क्या होता है, माइनस थीटा होता है, क्योंकि ये हमने ले लिया थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या हो जाती, ये हो जाती माइनस थीटा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसकी क्या नहीं है, माइनस थीटा, दैट इज माइनस π/4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल सी बात थी, हमने थीटा निकाला मॉडुलस के फॉर्मूले से, और माइनस थीटा इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 47th क्वेश्चन, और ढूंढना है मॉडुलस। देखो 200 पावर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर देखे रखा, हमने पढ़ के रखा, अगर z टू द पावर n है तो मॉड ऑफ z टू पावर n कैसे डिफाइन है, मॉड ऑफ z की पावर n करके डिफाइन है। ये आपका प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ के रखा है, पढ़ के रखना होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज बहुत ही काम आते हैं आंसर्स करने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं फिर, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे z है, क्या है, √3 टाइम्स आयोटा। समझ में आ रहा है ना, रूट के अंदर -3 मतलब वो √3 आयोटा है अपॉन 2 माइनस हाफ। तो इसका हमें मॉडुलस निकाल लेना है, तो ये अंडर द रूट ऑफ क्या आएगा, माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या आता है अंडर द रूट में 1 + 3/4 1 आ रहा है। तो देयरफॉर बता दो फिर, मॉड ऑफ z टू द पावर n क्या हो गया, मॉड ऑफ z की पावर n मतलब 1 की पावर 200, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 200 है। समझ में आ रही है ना बातें आपको, समझ में आ रही है ना, 1 ही आएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन है इसका सी। क्लियर है बात। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सिंपल क्या बोलते हैं, आप वेरीफाई कर सकते थे ऐसे ही n की वैल्यू चूज करके एज पर द गिवन क्राइटेरिया। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स देके रखे हैं, बोला है पहले स्टेटमेंट में n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 वेयर n इज ग्रेटर देन 3। सबसे पहले की बात करते हैं, n ग्रेटर देन 3 बोला है, तो हम लोग चूज कर लेते हैं n = 4 करके। तो स्टेटमेंट क्या बोलती है, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, जो कि होता है 4। 4 इज डिविजिबल बाय 6 है क्या, नो। 4 इज डिविजिबल बाय 6 है क्या, नो। तो ये क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। व्हाट अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट, पहले कोई सेटिस्फाई नहीं करा तो आगे चेक करने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि जब आप बोलते हो कि एक स्टेटमेंट ट्रू है, इट हैज टू बी ट्रू फॉर द गिवन डोमेन वैल्यूज। अभी डोमेन बोल रहा है n ग्रेटर देन 3, बट हमने n = 4 पे चेक किया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो हो गई बात वो फॉल्स। अभी सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे भी क्या लेना है आपको, देख लो, यहाँ पे भी n ग्रेटर देन 3 लेना है। ठीक है, तो n ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे भी हम लोग चूज कर लेते हैं n = 4। तो बंदा क्या बोल रहा है फिर, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3 कितना होता, 4 + 3 कितना होता, 7। इट इज डिविजिबल बाय 7, ये तो सही है, बट और एक भी टेस्ट करो ना, एक को टेस्ट करके डायरेक्ट ट्रू मत बोल दो, क्योंकि इट हैज टू बी ट्रू फॉर ऑल n अबाउट 3। तो अभी हम चूज करके देखते हैं n = 5। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है फिर, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3 कितना होता है, 5 4 जा 20 है ना, 3 फैक्टोरियल कट गया वहां से, 20 + 3 कितना होता है, 23। 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। तो दोनों फॉल्स है, मतलब यहाँ पे नीदर नॉर का ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं बात। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, और यहाँ पे हमें ढूंढना है नंबर ऑफ वेज। कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर्स सो एज टू एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स। अभी दो बंदे को नहीं इंक्लूड करना है, मैंने ये शॉर्टकट पढ़ा के रखा था आपको, ट्रिक्स टू सॉल्व परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर में, बहुत ही आसान सा तरीका है। उन्होंने बोला कि दो बंदों को तो एक्सक्लूड कर दो, तो ये 9 में से वो दो बंदों को निकाल दो, अब बचे हुए मेंबर्स में से 5 मेंबर को डायरेक्ट सेलेक्ट करो ना, तो 7C5 हो गया, खत्म बात। 7 × 6 अपॉन ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3, 5 तक आ रहा है ना हमें, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 5 4 3, तो ये कटना ही है। तो ये 7 × 6/2, 2 1 जा 2 3 जा 21,
सिंपल सा क्वेश्चन आया था और ये शॉर्टकट मैंने पढ़ा के रखा था कि जब भी आपको मेंबर्स दिए हैं टोटल्स और चूज करने पर्टिकुलर मेंबर्स और बोला गया कि पर्टिकुलर मेंबर्स को एक्सक्लूड कर दो, तो वो कितने मेंबर्स को एक्सक्लूड करने बोला, 2 को, तो 2 को मैंने पहले से हटा दिया क्योंकि उनको तो हमें सेलेक्ट करना ही नहीं, तो टोटल में से इन दोनों को हटा के बचे मेंबर में से ही हमें 5 मेंबर को सेलेक्ट करना है। समझ में आ गई ना बात? देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58th क्वेश्चन है हमारा और इसमें बोला है इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 1 upon x to the power 2n, what is n plus 1th term from the n when arranged in descending powers of x? अब ये स्टेटमेंट इसको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों बताती हूँ, क्योंकि अपना एक्सप्रेशन क्या है x plus 1 upon x to the power 2n, इसका आप एक्सपांशन करने जाओ तो आपको पता है ये 2n cr x to the power r 1 upon x to the power n minus r आएगा, n क्या है यहाँ पे 2n है, तो ये x की जो भी पावर है 1 अपॉन एक्स की पावर, ये पावर हमेशा कैंसिल हो जानी है ना, हमेशा कैंसिल हो जानी है, तो यहाँ पे ये बात बोलने की उसको जरूरत ही नहीं थी। चलो कोई नहीं, हम इग्नोर कर देते। हमें क्या चाहिए, n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द n। हमने पढ़ के रखा n प्लस 1th टर्म, हमने फॉर्मूला बता देती हूँ मैं एक बार, हमने क्या पढ़ के रखा मैं बताती हूँ। हमने पढ़ के रखा rth टर्म फ्रॉम n का फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा, क्या होता है n माइनस आर प्लस 2 करके होता है टर्म from the beginning, rth term from n will be n minus r plus 2th term from beginning। तो हमें यहाँ पे निकालनी n की वैल्यू क्या है बता दो, n की वैल्यू है यहाँ पे 2n, ठीक है, और हमें चाहिए n plus 1, तो 2n माइनस r की जगह पे n plus 1 डाला, प्लस से 2 निकालो, ये कितना आता है n plus 1 आता, तो n plus 1 टर्म का फॉर्मूला लगाओ, tn plus 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n c r क्या है यहाँ पे n है कि नहीं, ये तो कटना ही है x एन 1 बाई एक्स के टर्म्स, तो 2n सी एन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, c 2n n, तो खत्म बात, आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी है। क्लियर है? तो इस सेशन में हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी नेक्स्ट सेट में। फॉर दैट स्टे ट्यून विथ मी ऑन माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल because in coming time I'll be getting the most important videos for preparation towards NDA 2 2022. So if you are a serious aspirant, you can subscribe to my YouTube channel and get the benefit of the content I'm providing to you, which is absolutely free for your preparation. ठीक है? All the very best for your preparation towards the upcoming attempt, and thanks for watching this video guys. I will meet you in the next session.